लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन वी हैव ऑन द स्क्रीन, जहाँ पर आपको एक स्क्वायर लूप दिया हुआ है ए बी सी डी, और आपको दिखाई दे रहा है साफ कि इस स्क्वायर लूप का जो साइड लेंथ है दैट इज स्मॉल ए, और यहाँ पर एक एंड से करंट आई आ रही है और फिर दूसरे एंड सी से निकल जा रही है। इस बीच आपसे कहा जा रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए डी सी इज 2R, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ट्रैक है उसका रेजिस्टेंस 2R है, और रेजिस्टेंस ऑफ ए बी सी इज R। इतनी इन्फॉर्मेशन है। और चूंकि जो चैप्टर का डिमांड है उसके हिसाब से सिंपल हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपसे पूछा ये जा रहा है कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ लूप। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन थोड़ा मैग्नेटिज्म थोड़ा इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट लगेगा। इस लूप के सेंटर पे हमें निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो देखा जाए तरीके से तो हमारे पास 4 वायर्स हैं और प्लस 2 वायर्स और भी हैं जो कि काफ़ी लंबी हैं। तो सबसे पहले इन जो बाहर के 2 वायर्स हैं इनको हम समझ लें। तो इनका तो कहानी स्ट्रेट है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। ये जो 2 वायर्स हैं ये वायर्स ठीक इससे सेंटर पॉइंट के थ्रू पास कर रही हैं ना। तो हमने क्या सीखा है कि जब वायर्स के ठीक सामने पॉइंट होता है तो उस पॉइंट पर जो ये वायर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, ज़ीरो होता है। क्यों, मैं फिर से याद दिला दूँ, क्योंकि उस केस में करंट एलिमेंट क्रॉस आर वेक्टर ये आपको ज़ीरो हो जाएगा। तो बायो सावर्ट लॉ के हिसाब से ये जो दोनों वायर्स हैं इस लूप के बाहर उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो इस वजह से इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड विल बी ज़ीरो। तो इनको भूल जाते हैं। अब आते हैं हम अपने बचे हुए वायर्स पर। तो करंट यहाँ से अगर आई आ रही है तो जाहिर सी बात है करंट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगी, इधर जाएगी और फिर इधर जाएगी। तो सबसे पहले हमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन देखना है कि करंट आई अगर आई तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 ट्रैक हैं जिसमें ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में आपने सीखा होगा कि अगर कहीं पर करंट आई आती है तो एक पाथ में मान लेते हैं कि ये जो अपर पाथ है इसमें करंट जा रही है आई वन, और ये जो लोअर पाथ है इसमें करंट जा रही है लेट से आई टू। तो आई वन होता है आई यानी कि टोटल करंट इनटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। ये जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ ये बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर जो है डीसी सर्किट उस चैप्टर से आया है। तो वहाँ पर आप बेसिकली देखोगे कि जिस पाथ में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है वहाँ पे करंट कम जाने की कोशिश करता है। इसीलिए देखो आई वन जो है वो प्रोपोर्शनल है आर टू के, यानी कि सेकंड पाथ में जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो ऑब्वियस बात है कि उस पाथ में करंट उतना कम जाएगा। इसका मतलब मेजॉरिटी ऑफ करंट फिर पहले पाथ में जाएगा। तो ये फॉर्मूला इजीली ड्राइव हो जाता है किरचॉफ्स लॉ से। अब हम यहाँ पर फॉर्मूले को ड्राइव करने में नहीं जाएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार डी सर्किट देख लो, और अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो उस हिसाब से फिर आई वन क्या हो जाएगा हमारा, आई वन हमारा हो जाएगा आई टाइम्स व्हाट इज़ योर आर टू, यानी कि इस सर्किट में ए डी सी का रेजिस्टेंस कितना है दैट इज 2R, डिवाइड बाई इन दोनों का सम यानी कि 2R प्लस आर। तो ये बेसिकली हो जाएगा 2R और नीचे हो जाएगा 3R, यानी कि 2/3I। तो दैट इज योर आई वन। तो फिर आई टू कितना हो जाएगा, वो तो सिंपल है, यानी कि टोटल करंट माइनस 2I/3। ठीक है, यानी कि सिंपली I/3। तो आई वन और आई टू दोनों में निकल गया कि आई वन कितना है और आई टू कितना है। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास देखा जाए तो एक वायर है ए टू बी, फिर दूसरी वायर है बी टू सी। फाइन। तो हमें इन दोनों वायर्स की वजह से कंट्रीब्यूशन चेक करना है कि इन दोनों वायर्स की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अगर हम ए बी वायर से स्टार्ट करते हैं, ए बी वायर से, तो ए बी वायर आप देख लो कि ए बी वायर में सीन क्या बन रहा है। यहाँ पर ए बी वायर का सबसे पहले हमें देखना है कि इस पॉइंट सेंटर पॉइंट से ए बी वायर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। तो ए बी वायर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें यहाँ से निकलेगा, है ना, ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बी वायर के लिए। तो ये डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कितना होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए आपके लिए। व्हाट इज दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज सिंपली a/2। ठीक है, ये आपको इजीली आई होप दिख रहा हो। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, जस्ट हाफ है ना। टोटल लेंथ अगर a है तो उसका सिंपली ये हाफ है, दिस इज a/2। तो ए बी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4πa/2। अब दोनों एंगल्स देखना है हमें। तो एंगल्स क्या होगा, एक ये एंगल जाएगा और एक ये एंगल जाएगा। ये दोनों एंगल ईजिली हम बता सकते हैं कि कितना है इंडिविजुअली। ये भी 45 डिग्री बनेगा और ये भी 45 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये पूरा वन क्वाड्रेंट 90 डिग्री है। और ये चूंकि परपेंडिकुलर आ रहा है तो जाहिर सी बात है ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है।
ये जो दो छोटे ट्रायंगल बने हैं, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो इस पॉइंट को ओ मान लीजिए और ये पॉइंट को पी मान लीजिए। तो ट्रायंगल ए ओ पी और साथ में ट्रायंगल बी ओ पी, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, सीधा दिख रहा है। तो उस हिसाब से ये दोनों एंगल भी क्या है, सेम है 45 डिग्री। तो जस्ट हमें क्या करना है, साइन 45 प्लस साइन 45 पुट कर देना है, यानी कि 1/√2 प्लस 1/√2। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड जस्ट बिकॉज ऑफ द वायर ए बी। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो अगेन राइट हैंड थंब रूल लगाइए, थंब का डायरेक्शन लगाइए इस रेड एरो के अलॉन्ग, क्योंकि करंट ऐसे जा रही है। तो आपको 4 फिंगर्स आपको स्क्रीन के अंदर जाते हुए दिखाई देंगे, है ना। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जाएगा आपका माइनस के कैप। ओके, अब बताने की जरूरत नहीं है कि ये पूरा डायग्राम एकदम सिमेट्रिक है, यानी कि मैग्नीट्यूड जो भी आपको ए बी वायर की वजह से निकला वही आपको बी सी वायर की वजह से भी आना है। फाइन, बस आपको डायरेक्शन चेक करना है। तो बी सी वायर के अलॉन्ग भी क्या करो, अपना थंब का डायरेक्शन रखो फ्रॉम बी टू सी, और फिर आपको दिखेगा कि आपके 4 फिंगर्स अंदर जा रहे हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। और कई दफ़ा हम लोग ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि अगर करंट का सेंस एक ही होता है तो मैग्नेटिक फील्ड का भी एक तरफ सेंस सेम ही होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी का कॉन्ट्रीब्यूशन सिंपली क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी का कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा जो ये वैल्यू हमें निकली इसका ट्वाइस। ठीक है, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ ये म्यू नॉट आई अपॉन ये 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 2 पाई ए 1/√2 प्लस 1/√2, यानी कि 2/√2 माइनस ऑफ के कैप। तो ये हो गया ए बी प्लस बी सी का कॉन्ट्रीब्यूशन। वैसे ही फिर ए डी का कॉन्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा, ए डी का कॉन्ट्रीब्यूशन एक्जैक्टली सेम होगा, चूंकि सारा सिमेट्रिक फिगर है। लेकिन ए डी के केस में अगर हम डायरेक्शन देखें तो वो क्या होगा, ए डी के केस में आप जब अपने थंब को रखोगे अलॉन्ग ए टू डी तो आपके 4 फिंगर्स बाहर की तरफ आएंगे, बाहर की तरफ, यानी कि इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पर ये प्लस के जा रहा है, इसका मतलब कि ये कुछ कैंसिल होता दिखाई दे रहा है आपको। तो ए डी का डायरेक्शन एंड प्लस डी सी का डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन में क्या हो रहा है आप देख लो, ए डी प्लस डी सी, ये आपको कैंसिल होता दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पर करंट चूंकि दोनों में सेम नहीं है इसलिए ओवरऑल ये 100% कैंसिल नहीं होगा। तो जो हम यहाँ पर जो हमने करंट ली है तो एक्चुअली आई को हम रिप्लेस कर सकते हैं, एक्चुअली में यहाँ पर ये क्या है, ये एक्चुअली I1 है, राइट। तो उसी हिसाब से अगर हम अब ए डी प्लस डी सी की बात करें तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट, सिर्फ I1 की जगह में क्या लेना है, हमें I2 लेना है। तो इट विल बी म्यू नॉट I2 डिवाइड बाई 2 पाई ए 2/√2, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा के कैप, क्योंकि आप रख राइट हैंड थंब रूल लगाओ, थंब रखो यहाँ पर आपको फिंगर्स बाहर दिखेंगे, फिर थंब रखो यहाँ पर फिर आपको फिंगर्स बाहर ही दिखेंगे। तो इन दोनों केस में बाहर की तरफ का मतलब है कि के कैप हो गया डायरेक्शन। तो ओवरऑल आपको क्या दिख रहा है, नेट मैग्नेटिक फील्ड। आप वीडियो को पॉज करके सिंपली इनको ऐड कर सकते हो, आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी √2 म्यू नॉट आई बाई 3 पाई ए ओवरऑल माइनस के कैप। तो आपको क्या करना है, जस्ट I1 की वैल्यू 2I/3 पुट कर दो, I2 की वैल्यू I/3 पुट कर दो। लेकिन ओवरऑल मैग्नीट्यूड यहाँ पर ज़्यादा है इसलिए साइन यहीं से डिसाइड होगा। तो ओवरऑल साइन मैग्नेटिक फील्ड का हो जाएगा अंदर की तरफ, और यह हो गया आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो यहाँ पर मुझे क्या लगता है कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन होगा तो जल्दीबाजी के चक्कर में क्या होगा कि आपको दिख तो जाएगा तुरंत कि ए डी कैंसिल हो रहे हैं, डी सी कैंसिल हो रहा है, और डेफिनेटली एक ऑप्शन वहाँ पे जीरो होगा। तो बट आपको हड़बड़ाना नहीं है कि जीरो ऑप्शन पुट कर देना नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि देखो करंट भी तो अलग अलग है ना। तो जब करंट अलग अलग है तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको अलग अलग आएगी। तो इस तरह से ओवरऑल हमने इस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर लिया। फाइन, नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। सो हियर इज अनदर क्वेश्चन बिफोर अस, जहाँ पर आपको एक स्क्वायर लूप दिया हुआ है जिसका साइड लेंथ ए है, उसके एक पॉइंट ए पर एक करंट आई एंटर कर रही है और पॉइंट बी से करंट सेम करंट आई बाहर चली जा रही है। तो हमें बताना है कि व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। अब इस सवाल को हम जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि एक करंट का यहाँ पर डिवाइड कैसे हो रही है, एक हिस्सा करंट का यहाँ जाएगा और एक हिस्सा करंट का यहाँ जाएगा। इसको मान लेते हैं हम I1 और इसको मान लेते हैं हम I2। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें I1 I2 निकालना है इन टर्म्स ऑफ I। तो I1 क्या हो जाएगा, I इंटू, ये क्योंकि पूरा आपको यूनिफॉर्म वायर ही है तो हर लेंथ का अपना आप में कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो ऑफर करेगा ही वायर। तो
हर एक पार्ट मान लेते हैं कि हर एक लेंथ जो है वो आर रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, यानी कि यहाँ पर भी रेजिस्टेंस आर, यहाँ पर भी आर, यहाँ पर भी आर, और ऑब्वियसली यहाँ पर भी आर। तो बेसिकली यहाँ पर I1 के लिए फॉर्मूला क्या अभी हमने सीखा है कि I1 होता है I टाइम्स R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी कि ये हो जाएगा I टाइम्स R2 यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ द सेकंड पाथ। तो सेकंड पाथ का रेजिस्टेंस क्या है, ये तीनों सीरीज में ऐड हो जाएंगे, सो दैट विल बी 3R, और नीचे में फिर R1 प्लस R2 यानी कि R प्लस 3R। इसका मतलब क्या हो जाएगा ये, इसका मतलब आपको ये हो जाएगा 3/4I, so दैट इज योर I1। फिर उस हिसाब से फिर I2 क्या हो जाएगा, I2 विल बी I माइनस 3I/4, यानी कि जस्ट I/4। तो हमने I1 और I2 दोनों कैलकुलेट कर लिए। अब हमें देखना है कि इस I1 की वजह से, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, I1 की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, उसका डायरेक्शन क्या होगा, यानी कि ये जो ए बी वायर है उसकी वजह से डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन होगा कुछ ऐसा बाहर की तरफ, ठीक है। फिर वैसे अगर हम देखें तो डीसी वायर है, ठीक है, फिर वहां पर आपको एडी वायर भी है और सीबी वायर भी है। तो ए बी वायर की वजह से डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ वायर ए बी क्या होगा हमारे पास, वो हो जाएगा अगेन म्यू नॉट I1 अपॉन 4 पाई, डिस्टेंस क्या लेंगे हम, वायर से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस परपेंडिकुलर कितना होगा, वो हो जाएगा A/2 इनटू, हमें क्या करना है, ये दोनों एंगल्स देखनी है कि ये वायर जो है इस पॉइंट पर एंगल क्या सबटेंड कर रहा है, और ये एंगल किधर किसके टर्म में निकाली जाती है, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ निकाली जाती है। तो फिर ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या होगी, आई होप बहुत इजीली आपको दिखाई दे रहा है, ये स्क्वायर है तो ये दोनों एंगल क्या होगी 45 डिग्री होगी, क्योंकि ये भी 45 है, ये भी 45 है, ये 45, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा 90, तो दैट्स ये कितना होगा 45, इसका मतलब साइन 45 1/√2 प्लस अगेन 1/√2। तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ वायर ए बी, और ये भी बाहर की तरफ। अब अगर आप देख लो मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ वायर डी सी क्या होगा, सब कुछ वही है, सारी कहानी सेम है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा वो बेसिकली, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, वो बेसिकली अंदर की तरफ होगा, तो इसका डायरेक्शन ओवरऑल अंदर की तरफ होगा। अब अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो म्यू नॉट, लेकिन एक चीज़ भूलिएगा मत कि यहाँ पर डीसी वायर से जो करंट जा रहा है दैट इज I2, तो दिस विल म्यू नॉट I2 डिवाइड बाई 4 पाई डिस्टेंस A/2, और ये तो सेम रिपीट हो जाएगा 1/√2 प्लस अगेन 1/√2। डायरेक्शन वाइज दिस इज माइनस के कैप एंड दिस वॉज प्लस के कैप। फिर अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ वायर एडी, तो मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ वायर एडी कितना होगा, पैटर्न तो सारा का सारा सेम है, ये करंट ऊपर जा रही है, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, यानी कि डायरेक्शन अंदर की तरफ जाएगा, तो डायरेक्शन अंदर की तरफ जाएगा, यानी कि पहले ही बता देते हैं ये माइनस के कैप है। बाकी कहानी क्या होनी है, वो होनी है म्यू नॉट I2 डिवाइड बाई 4/A/2 एंड अगेन सेम क्वांटिटी 1/√2 प्लस 1/√2। तो अब तक आपको समझ में आई गया हो कि ये AD DC और ये CB, इन तीनों का सेंस ऑफ करंट सेम है, इसलिए इन तीनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पर एक ही आएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ वायर C to B, ये भी क्या होना है, ये भी माइनस के कैप ही होना है, जिस विल म्यू नॉट अगेन I2 डिवाइड बाई 4 पाई A/2, फिर से यही चीज़ रिपीट हो जाएगी 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस ऑफ के कैप। तो इनमें से 3 माइनस के कैप हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, अगर हम AD प्लस DC प्लस CB करें, ये तीनों अगर ऐड करें तो क्या हो जाएगा, इन तीनों में पैरामीटर सब कुछ तो सेम है, सो दिस विल बी जस्ट 3 टाइम्स म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई A/2, और I2 है ना यहाँ पर, तो I2 की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, I2 हमें पता है I2 इज I/4, तो I2 इज I/4 एंड 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस
के कैप। फिर लास्ट में मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ ए बी वायर, वो क्या है, दैट इज म्यू नॉट आई वन। तो व्हाट इज आई वन? आई वन इज 3 टाइम्स आई बाई 4। तो आई वन को हम ले सकते हैं म्यू नॉट 3 टाइम्स आई बाई 4, और बाकी डिनोमिनेटर तो सेम है उसका भी, 4 पाई a/2, और ये फैक्टर भी 1/√2 प्लस 1/√2, एंड ये हो जाएगा प्लस के कैप। तो आप देखो कि इन तीनों का सम टोटल मैग्नीट्यूड और ये टोटल मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, जस्ट ऑपोजिट है। तो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पर कि ए बी का जो मैग्नेटिक फील्ड था, सेम मैग्नेटिक फील्ड ए डी, डी सी और सी बी मिलकर प्रोवाइड कर रहे हैं, बट दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। क्योंकि देखो ए बी में जो करंट जा रहा है वो आपको जा रहा है काउंटर क्लॉकवाइज, और ए टू बी वाया डी एन सी जो करंट जा रहा है दैट वो जा रहा है क्लॉकवाइज। तो ये दोनों अपोजिट हैं, तो ये तीनों मिलकर के, तीन साइड मिलकर के जो मैग्नीट्यूड दे रहे हैं वही मैग्नीट्यूड ए बी दे रहा है, क्योंकि करंट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। तो जाहिर सी बात है कि बी नेट क्या हो जाएगा हमारे पास, बी नेट विल बी जस्ट 0। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गई। तो मोर और लेस सभी क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड के इसी तरह से निकाले जाते हैं। आपको बेसिक, आपके पास फॉर्मूला है, थोड़ा बहुत करंट का कॉन्सेप्ट, थोड़ा बहुत ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट लगेगा, बस आपको उनको सही तरीके से अप्लाई करते जाना है और आपके आंसर्स आते जाएंगे। अब इस लेक्चर में हम एक ऐसा ही क्वेश्चन एक और देख लेते हैं जो कि ट्रायंगल की ज्योमेट्री पर है। ये हमारे सामने एक और क्वेश्चन है जो कि एक थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट ज्योमेट्री पर है, बट मोर और लेस क्वेश्चन जो है वो एक जैसा ही है। यहाँ पर भी अगेन आपको दिया हुआ है कि वायर को यूज़ करके हमने एक ट्रायंगल फॉर्म किया है ए बी सी, एंड दैट इज़ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अब हमें बताना है ये कि अगर करंट कुछ इस तरीके से आ रही है कि ए ऊपर से करंट आई मान लेते हैं आई आ रही है, और वो पूरी करंट यहाँ बीच से आई निकल जाती है, और पूरा जो वायर है वो सब यूनिफॉर्म है, तो फिर इस ट्रायंगल के सेंटर पे फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड बी एट सेंटर ओ ऑफ ट्रायंगल अज्यूमिंग वायर ऑफ ट्रायंगल बी यूनिफॉर्म। तो अगर हम यहाँ पर सिर्फ ज्योमेट्री का इस्तेमाल करें विदाउट राइटिंग फॉर्मूला, तो भी हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं कुछ हद तक। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, पहले तो जाहिर सी बात हम देखेंगे ये पूरा सिमेट्रिक ट्रैक है, यानी कि करंट आई जो आई ए पॉइंट पर वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, वो जाएगी बी, बी से लेकर के इस पॉइंट तक, फिर हो जाएगी सी, सी से लेकर इस पॉइंट तक। तो ये जो दोनों पाथ है, इस पॉइंट को चलिए एक और नाम दे देते हैं हम डी। तो ए टू डी वाया बी और ए टू डी वाया सी, ये दोनों पाथ क्या है, सिमेट्रिक है, यानी कि इन दोनों पाथ पे करंट क्या होनी है, सेम होनी है, जस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जानी है आई बाई टू, और वापस से यहाँ पर एड होकर वापस से आई बन जानी है। अब देखो कि अगर एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर टोटली एक तो ये वायर आ रही है ऊपर से, तो हमें तो पता है कि ये वायर सीधा ओ के से होते हुए पास कर जाएगी अगर हम ज्योमेट्रिकली देखें तो, चूंकि ओ सेंटर ऑफ ट्रायंगल पर है, तो जाहिर सी बात है ये वायर सीधा ओ से पास करेगी, और जो वायर डी से नीचे आ रही है वो भी ओ के थ्रू ही पास करेगी। तो ये बात हमें अच्छे से पता है कि जिस वायर की मैग्नेटिक फील्ड अगर हम निकाल रहे हैं और अगर उस वायर के ठीक लाइन में कोई पॉइंट आता है, तो उस पॉइंट पर उस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाती है। अगेन आपको पता है अच्छे से ये क्यों हो रहा है, क्योंकि डी एल क्रॉस आर 0 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, सेम लाइन में आ जाते हैं, तो इसको पहले ही इग्नोर करते हैं। अब हम बात करते हैं ए बी फिगर की। तो फिगर ए बी को देखिए, लाइन ए बी को, और साथ में आप ए सी को भी देखिए। ए बी और ए सी आपको लगता है कि एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है, तो ए बी का जो भी मैग्नीट्यूड होगा पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड का, सेम मैग्नीट्यूड ए सी का होना चाहिए। अब आप जरा ए बी को राइट हैंड थंब रूल लगा के देखो कि ए बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा। ए बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा एट पॉइंट ओ। जब आप थंब रखोगे तो आपके फिंगर्स से बाहर की तरफ आएंगे, यानी कि पॉइंट ओ पर ये बाहर की तरफ आएगा। वही आप ए सी को देखो, ए सी को आप जब राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो पॉइंट ओ की तरफ देखो क्या होना है, बाहर से, इस ट्रायंगल के बाहर से फिंगर्स आपके बाहर की तरफ से आ रहे हैं, और फाइनली ट्रायंगल के अंदर फिंगर्स अंदर की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ए सी का कंट्रीब्यूशन एट पॉइंट ओ अंदर की तरफ है, मतलब कि क्रॉस। तो यहाँ पर के, यहाँ पर माइनस के। तो सिंपली बात है, जो भी मैग्नीट्यूड होगा तो ए बी वायर का मैग्नेटिक फील्ड ए सी वायर के मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देना है। तो ए बी और ए सी कैंसिल आउट हो जाना है। सिमिलरली अब देखिए बी टू डी और फिर डी टू सी। बी टू डी पे क्या है, बी टू डी पे अगेन करंट ऐसा है, और सी टू डी पे करंट ऐसा है। तो यहां पर अगेन क्या हो रहा है, जो बिल्कुल ओ पॉइंट जो है वो दोनों के लिए सिमेट्रिकल है,
जिस तरह से जो ज्योमेट्री बी टू डी की है वही ज्योमेट्री सी टू डी की है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, ठीक इन दोनों के इन टर्मिनल पर ये पॉइंट ओ आता है। तो जो भी बी टू डी का मैग्नीट्यूड होगा सेम सी टू डी का मैग्नीट्यूड होगा। अब उसको निकालने की जरूरत भी नहीं है, मतलब वो दिख रहा है साफ फिगर में कि बी टू डी और सी टू डी एक्जैक्टली सिमेट्रिकल है टू रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। तो मैग्नीट्यूड दिख रहा है साफ कि सेम होगा। अब डायरेक्शन को भी देख लेते हैं। अब आप चेक करो डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल लगाओ। तो बी टू डी वायर ऐसे जा रही है, तो जाहिर सी बात है पॉइंट ओ की तरफ यानी कि इस वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे निकलेंगी बाहर, अंदर जाएंगे या बाहर आएंगी। आप राइट हैंड थंब रूल लगाओ, आपको साफ दिखाई देगा कि जब आपका थंब ऐसा जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ऊपर से बाहर की तरफ से निकलेंगी, यानी कि ये हो जाएगा बाहर की तरफ। वही सी टू डी की हम बात करें तो सी टू डी में आप थंब रखो सी से डी की तरफ, थंब रखो अपना आप करंट के अलाउ, तो आपके जो फोर फिंगर्स हैं वो फोर फिंगर्स आपके कैसे जाएंगे, वो फोर फिंगर्स आपके ऊपर से ऐसे कर्ल करेंगे इस तरह से, यानी कि अंदर की तरफ जाएंगे। तो ऊपर की तरफ यानी कि ओ पॉइंट की तरफ वो अंदर की तरफ जाएंगे, मतलब सी टू डी मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, ऐसा आएगा। तो बेसिकली ये दोनों भी क्या करेंगे दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो सिमिलरली क्या दिखाई दे रहा है, ए बी ने ए सी को कैंसिल किया, बी डी ने डी सी को कैंसिल किया। मैग्नीट्यूड हमने निकाला भी नहीं क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, हमें जस्ट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो अब जाहिर सी बात है कुछ बचा ही नहीं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी जीरो। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस क्वेश्चन में एट सेंटर ऑफ द ट्राइंगल विल बी सिंपली जीरो। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आपको ज्योमेट्री का इस्तेमाल करने से सवाल कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। अब हम चाहते तो यहाँ पे निकाल सकते थे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, बट हमें कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो जब भी आपको इस तरह का सिमेट्रिसिटी दिखाई दे फिगर में तो उसका इस्तेमाल कीजिए। वो मोस्टली इसीलिए दिया है क्योंकि कुछ ना कुछ हो सकता है कैंसिल आउट हो जाए। अब जहाँ कहीं पर अगर मैग्नीट्यूड अलग होगा तो वहाँ पे गलती से कैंसिल मत कर दीजिएगा, फिर वहाँ पे आपको प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सोलेनॉइड और टोरॉइड के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप पढ़ाई अपनी बरकरार रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।